Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in previous lectures we discussed about endoplasmic reticulum and ribosomes. What is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum is extensio membranes of network of channels, जो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू टाइप्स को डिस्कस किया था. एक को हमने कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड सेकंड वन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि इसके सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन फैक्ट्रीज मौजूद होती हैं जिनको हमने राइबोसोम्स का नाम दिया था. फिर लास्ट लेक्चर में हमने राइबोसोम्स को डिटेल से डिस्कस किया था कि राइबोसोम्स क्या हैं. राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल या हीरो ऑफ सेल्स भी कहा जाता है. ये अटैच फॉर्म में भी होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, जबकि ये फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में भी होती हैं. फिर जब हम राइबोसोम्स की एटमोलॉजी डिस्कस की थी, इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, इसकी यूनिट्स डिस्कस की थी, फिर लास्ट में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किया था. हमने यह कहा था कि राइबोसोम्स का जो फंक्शन है जिसकी वजह से इसको प्रोटीन फैक्ट्री या इंजन ऑफ सेल कहा जाता है, वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है. अब क्या यह प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा राइबोसोम्स? सिंथेसाइज करने के बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आएगी. क्या चीज? प्रोटीन. जो किसने सिंथेसाइज की है? प्रोटीन फैक्ट्री यानी राइबोसोम्स ने सिंथेसाइज की है. अब यहां पे आने के बाद, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आने के बाद यहां पे कुछ मॉडिफिकेशन होगी. किसकी? इस प्रोटीन की, ताकि ये फंक्शनल हो जाए. फिर जब यहां पे मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन होने के बाद यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक कंपोनेंट है जिसको वेसिकल्स कहते हैं. ये वेसिकल्स में आएगी और फिर ये वेसिकल से ये प्रोटीन जो है सेल के दूसरे पार्ट में आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम गोल्जी बॉडीज कहते हैं. अब यहां पे आएगी जिसको हमने किसका नाम दिया? गोल्जी बॉडीज. और यहां पे फर्दर मॉडिफिकेशन होगी. ये जो गोल्जी बॉडीज है, ये आज का हमारा टॉपिक है कि गोल्जी बॉडीज क्या है, इसकी एटिमोलॉजी क्या है, गोल्जी बॉडीज को गोल्जी बॉडीज क्यों कहते हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, कलर कैसा है, नंबर्स कितने हैं, और कौन से सेल्स में ये पाया जाता है, कौन से सेल्स में ये गोल्जी बॉडीज नहीं पाया जाता. फिर उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में जब समराइज करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो ईटा टेस्ट में मोस्टली रिवाइज होते हैं. अब गोल्जी बॉडीज क्या है? राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आई. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हुई. मॉडिफिकेशन होने के बाद वेसिकल्स में, वेसिकल्स मूव करेंगी नेक्स्ट पार्ट को जिसको गोल्जी बॉडीज कहते हैं. यहां पे फर्दर मॉडिफिकेशन होगी और यही गोल्जी बॉडीज हमारा आज का टॉपिक है कि गोल्जी बॉडीज क्या है, ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, मॉडिफिकेशन कैसे करता है. सबसे पहले गोल्जी बॉडीज का कंसेप्ट समझते हैं कि गोल्जी बॉडीज क्या है. गोल्जी बॉडीज जो हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. तो क्या हम एक पॉइंट लिख सकते हैं कि डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होती है, बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है. डबल मेम्ब्रेन एंड बाउंडेड स्ट्रक्चर consist of stacks of flattened sacs. Sacs उनको कहते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो अंदर से स्पेस हो, ल्यूमन हो, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है सैक्स का. अब ये क्या है? स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स. फ्लैटेंड मीन यूं स्ट्रक्चर है, सैक्स आपको पता है, और स्टैक्स कहते हैं पाइल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है. पाइल्स कहते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज हो, उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टैक्स कहते हैं. ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है. स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं. इस ऑर्गेनेलिस को किसका नाम दिया जाता है?
गोल्जी बॉडीज का नाम दिया जाता है। अब इन्हीं पॉइंट्स को डिफिनीशन पे अप्लाई करते हैं। गोल्जी बॉडीज क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स consist of stacks of flattened sacs present in eukaryotic cell is known as Golgi bodies। अब Golgi bodies के कुछ कॉमन नेम पढ़ते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। Golgi bodies को कॉमनली Golgi apparatus भी कहा जाता है। Golgi complex भी कहा जाता है। लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। बेकर्स बॉडी भी कहा जाता है। प्लियोमार्फिक का नाम भी दिया जाता है। आइडियोसोम्स का नाम भी दिया जाता है। ये इसके कॉमन नेम्स हैं: गोल्जी अपरेटिस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, बेकर बॉडीज, प्लियोमार्फिक एंड आइडियोसोम्स। प्लियोमार्फिक इस वजह से कहा जाता है कि डिफरेंट सेल्स में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करती है। वेरी स्ट्रक्चर, साइज इसका जो है वो वेरी करता है। और इसको प्लांट्स के केस में डिक्टाइसोम्स का नाम भी दिया जाता है क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है वो समाल होती है। इसके बाद इसकी एटिमोलॉजी को डिस्कस करते हैं कि गोल्जी बॉडीज का जो ऑर्गेनेलीज है इसका नाम गोल्जी बॉडीज क्यों पड़ा है। गोल्जी बॉडीज को गोल्जी बॉडी इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसको जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया उस साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्जी। उस साइंटिस्ट के नेम के बेस पे इसका नाम जो है वो गोल्जी बॉडीज पड़ा। इसने कब किया? 1898 में। जो इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम नर्व सेल्स की स्टडी कर रहा था और नर्व सेल्स में सेल में इसको फर्स्ट टाइम देखा, जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी इन 1898। जो एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट था जिसने फर्स्ट टाइम इसको नर्व सेल्स में देखा, इसकी बेस पे इसका जो नाम है वो गोल्जी बॉडीज पड़ा। यही इसकी डिस्कवरी भी है। इसके बाद एक फिर क्वेश्चन है कि कौन से सेल्स में गोल्जी बॉडीज होती हैं और कौन से सेल्स में गोल्जी बॉडीज नहीं होती। ये एब्सेंट होती हैं, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें ये एब्सेंट होती हैं। प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी एक्सेप्ट कुछ सेल्स में ये नहीं पाई जाती। फॉर एग्जांपल ये एब्सेंट होती हैं एक्सेप्ट इन आरबीसीज। आरबीसीज में रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होती हैं। सीव ट्यूब्स जो कि प्लांट्स फ्लेम का एक पार्ट है, सीव ट्यूब्स ऑफ प्लांट, इसमें ये एब्सेंट होती हैं। और सर्टन फंगी में ये एब्सेंट होती हैं। इसके बाद अगर इसके साइज की बात की जाए कि गोल्जी बॉडीज का साइज कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली इसका साइज 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक होता है। इसके बाद इसके नंबर्स की बात की जाए तो टिपिकली यूकैरियोटिक सेल में ये अप्रोक्सीमेटली ये जो गोल्जी स्टैक्स हैं ये 20 होती हैं। सो कितनी होती हैं? अप्रोक्सीमेटली 20 स्टैक्स इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद अगर इसकी कंपोजिशन की बात की जाए
कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो गोल्जी बॉडीज में बेसिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ये इसकी जो बेसिक कंपोजिशन है। अगर इसके कलर की बात की जाए कि गोल्जी बॉडीज का कलर कैसा होता है, तो इसका जो कलर है वो पिंक होता है, पिंक इन कलर होता है। अब गोल्जी बॉडीज की स्ट्रक्चर पे बात करते हैं कि गोल्जी बॉडीज के कौन कौन से स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। गोल्जी बॉडीज में मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। एक को कहते हैं सिस्टर्नी, और जो दूसरा कंपोनेंट है उसको कहते हैं वेसिकल्स, और थर्ड कंपोनेंट है जिसको कहते हैं टेब्यूल्स। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल्स क्या है एंड टेब्यूल्स क्या है। अगर इस डायग्राम में स्ट्रक्चर को देखा जाए, ये जो फ्लैटेंड स्टैग्स मेम्ब्रेन्स हैं, जो ग्रुप्स ऑफ मेम्ब्रेन्स बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, इनके लिए टर्म यूज की जाती है सिस्टर्नी की। सो सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी, गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स दैट स्टैक्ड मीन ग्रुप टुगेदर parallel to each other and form rod-like structure is known as सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अगर टिपिकली प्लांट्स में, वैसे अगर जनरली जो हमने बात की है वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली टिपिकली यूकैरियोटिक सेल में 20 होती हैं, लेकिन प्लांट्स के केस में इनके जो नंबर्स हैं अप्रोक्सीमेटली 3 to 7 होते हैं इनकी जो तादाद है। लेकिन एनिमल्स के केस में टिपिकली अगर लिवर सेल्स की बात की जाए, लिवर सेल्स में इनकी जो तादाद है वो 50 हो सकती है। इसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर्स को देखी जाए तो स्ट्रक्चर्स में इसके 2 फेजेस हैं। एक वो फेज जो न्यूक्लियस की तरफ है और दूसरा फेज जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। वो फेज जो न्यूक्लियस की तरफ है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है जिसको कहते हैं सिस फेज, और दूसरी ट्रांस फेज का नाम दिया जाता है। वो फेज, अब कितनी साइड्स हैं? 2 साइड्स हैं। एक को सिस कहते हैं जो किसकी तरफ है? टुवर्ड न्यूक्लियस। और यही वो पॉइंट है जहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन आती है वेसिकल्स की फॉर्म में, और कहां पे फ्यूज करती है? यहां पे फ्यूज होती है यूं। ये वो साइड है जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स प्रोटीन लेके आते हैं वो इस साइड से फ्यूज करते हैं, और ट्रांस साइड वो साइड है जहां से मॉडिफिकेशन इसमें होगी। मॉडिफिकेशन के बाद जो प्रोटीन है वो वेसिकल्स में स्टोर होके ट्रांस साइड से निकलकर अगर वो सेल से बाहर एक्सपोर्ट होनी है तो यहां से एक्सपोर्ट होगी। सो सेल साइड्स कौन सी है? जहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स हैं वो फ्यूज करते हैं और ट्रांसफर करते हैं प्रोटीन को गोल्जी बॉडीज में। और जो दूसरी साइड है जिसको हमने ट्रांस का नाम दिया, जो ट्रांस फेज क्या है? वो फेज जो टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। फेज टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और इसका क्या काम है? यहां से वेसिकल्स निकलते हैं, निकलने के बाद सेल मेम्ब्रेन से एक्सपोर्ट हो जाते हैं। सो क्या होते हैं? रिलीज वेसिकल्स। ये वो पॉइंट है। और ये वेसिकल्स क्या हैं? प्रोटीन्स को लेके या कोई भी प्रोडक्ट से वो लेके जाते हैं। अगर इनके दरमियान एक स्टैक या एक सिस्टर्नी और दूसरे सिस्टर्नी के दरमियान
अगर स्पेस की बात की जाए, इस स्पेस की बात की जाए तो ये 50 टू 30 नैनोमीटर होती है। और अगर इसके डायमीटर की बात की जाए, इस डायमीटर की, ये अप्रोक्सीमेटली होता है 1 माइक्रोमीटर। ये इसकी जनरल। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि वेसिकल्स क्या हैं। वेसिकल्स वो राउंडेड स्ट्रक्चर्स जो ट्रांस साइड से मोस्टली रिलीज होती हैं और प्रोटीन्स को एक्सपोर्ट करती हैं, उनको क्या कहा जाता है? वेसिकल्स का नाम दिया जाता है। एंड थर्ड वन जो है वो ट्यूब्यूल्स हैं। ट्यूब्यूल्स क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और वेसिकल्स क्या है? राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जो क्या है? मोस्टली स्टोरेज है, स्टोरेज का काम करती हैं। किसको स्टोर करती हैं? प्रोडक्ट्स को, लाइक प्रोटीन, एंजाइम एक्सेट्रा। ये वेसिकल्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस हैं, और ट्यूब्यूल्स वो हैं जो ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर्स होती हैं। गोल्जी बॉडीज के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि गोल्जी बॉडीज के क्या फंक्शंस हैं और क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है। गोल्जी बॉडीज को प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं? डेफिनेटली प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। प्रोटीन को सिंथेसाइज राइबोसोम्स करेगा। सिंथेसाइज करने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो ल्यूमेन है उसमें रिलीज करेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको कुछ प्रोसेसिंग करेगा, कुछ मॉडिफाई करेगा। मॉडिफाई करने के बाद इसको वेसिकल्स में रिलीज कर देगा। जो मॉडिफिकेशन हो चुकी है प्रोटीन की, मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जो वेसिकल्स हैं मूव करेंगे टुवर्ड गोल्जी बॉडीज, और गोल्जी बॉडीज के साइड पे जो न्यूक्लियस की तरफ है उसके साथ फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद ये जो प्रोटीन है इसमें रिलीज कर देगा ल्यूमेन ऑफ गोल्जी बॉडीज में। अब इस ल्यूमेन में कुछ मॉडिफिकेशन होगी। अब गोल्जी बॉडीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन एंड लिपिड्स की मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लिपिड्स और प्रोटीन को मॉडिफाई करके ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा, और इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। अब क्या है ग्लाइको प्रोसेसिंग यूनिट? क्यों है? क्योंकि प्रोटीन एंड लिपिड्स मॉडिफाई इन गोल्जी बॉडीज एंड दे फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन and glycolipids, that's why they are called glycosylation। इसका अगर दूसरा फंक्शन अगर देखें तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्पेसिफिक इसका फंक्शन है। जब प्रोटीन गोल्जी बॉडीज में आती है, गोल्जी बॉडीज में आने के बाद अब प्रोटीन का कुछ पार्ट, जैसे अमाइनो एसिड, फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड है, यहां से डिटेक्ट हो जाएंगे, यहां से निकाल देगा। और निकालने के बाद फॉर एग्जांपल ये अमाइनो एसिड्स की चेन है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है। अब कुछ सेगमेंट्स अमाइनो एसिड का यहां से हटा देगा। हटाने के बाद इसके साथ लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच कर देगा। इस तरह प्रोटीन को मॉडिफाई करेगा। सो एडिंग लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसके जो तीसरा फंक्शन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल के केस में, और प्लांट सेल में सेल वॉल के अंदर होती है। इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी ही करती है मोस्टली। क्या अब ये वो प्रोडक्ट बनाता है गोल्जी बॉडीज, फॉर एग्जांपल एक एसिड का नाम है जिसको कहते हैं सियालिक एसिड। सियालिक एसिड को गोल्जी बॉडी बनाता है, और बनाने के बाद वेसिकल्स में रिलीज करेगा, और वेसिकल आकर फ्यूज होंगी किसके साथ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगी। इंक्रीज सरफेस एरिया, व्हाट? सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन।
ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्या करता है, सियालिक एसिड को बनाता है, बनाने के बाद रिलीज करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो सरफेस एरिया है उसको ज्यादा करता है। इसके बाद जो गोल्जी बॉडीज का नेक्स्ट फंक्शन है वो सेल वॉल फॉर्मेशन है। सेल वॉल के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो हैं लिग्निन, पैक्टिन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एक्सेट्रा। ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, लिग्निन है, पैक्टिन है, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज, ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इन कंपोनेंट्स की फॉर्मेशन और ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? ये गोल्जी बॉडीज करवाता है। इसके बाद इसके जो फिफ्थ फंक्शन है इंपॉर्टेंट फॉर सिक्रीशन, ये गम्स को सिक्रीट करवाता है। इसके बाद जो है सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन में भी गोल्जी बॉडीज का इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद लाइसोसोम फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज ये दोनों मिलकर लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन करते हैं। ये लाइसोसोम्स क्या हैं? इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लाइसोसोम्स पे होगा। नेक्स्ट है एक्रोसोम्स एंड विटलाइन मेम्ब्रेन। एक्रोसोम्स जो है स्पर्म के टिप पे होती है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो भी गोल्जी बॉडीज, और विटलाइन मेम्ब्रेन जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एग की जो आउटर मेम्ब्रेन है, विटलाइन मेम्ब्रेन है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? गोल्जी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल है। जो हमने आज डिस्कस किया उसको जस्ट समराइज करते हैं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया है। हमने आज गोल्जी बॉडीज को डिस्कस किया है कि गोल्जी बॉडीज क्या है। गोल्जी बॉडीज डबल मेम्ब्रेन फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं, स्टैक्ड ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के आरबीसीज में, मेमेलियंस के केस में, इसके अलावा प्लांट्स के सीव ट्यूब्स में और सर्टन फंगी में एब्सेंट होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में टोटली एब्सेंट हैं। फिर उसके बाद गोल्जी बॉडीज की एटिमोलॉजी को डिस्कस किया कि गोल्जी बॉडीज को गोल्जी बॉडीज क्यों कहते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था, न्यूरोलॉजिस्ट था, जिसने नर्व सेल्स में फर्स्ट टाइम इस ऑर्गेनेलिस को देखा, उसका नाम था कैमिलियो गोल्जी, उस वजह से इसका नाम जो है वो गोल्जी बॉडीज पड़ा। फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर या कंपोनेंट्स पे बात की। तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, टिब्यूल्स हैं, सिस्टर्नी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है कि यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडीज इज नोन एज सिस्टर्नी, जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स है। इसके अलावा जो वेसिकल्स हैं, टू साइड्स हैं गोल्जी बॉडीज की, एक वो साइड जो न्यूक्लियस की तरफ है, उस साइड्स को सिस कहते हैं, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, और ये वही साइड है जो फ्यूजन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो वेसिकल्स प्रोटीन लेके आते हैं उस साइड से फ्यूज होते हैं, और दूसरी साइड जहां से एक्सपोर्ट होना होता है इस प्रोटीन ने, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है। उसको हम कौन सी साइड कहते हैं? ट्रांसाइट्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने वेसिकल्स को पढ़ा, राउंड शेप स्ट्रक्चर जो स्टोरेज का काम करती है। फिर लास्ट में हमने इसके फंक्शंस को डिस्कस किया कि कौन कौन से फंक्शंस हैं। फंक्शन में एक फंक्शन हमने डिस्कस किया कि ये प्रोसेसिंग यूनिट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन लेके प्रोसेसिंग करती है, जिसको ग्लाइकोसाइलेशन की एग्जांपल से हमने डिटेल से डिस्कस किया। फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन, क्योंकि सियालिक एसिड यह बनाती है और सियालिक एसिड इसकी सरफेस एरिया को ज्यादा करता है। फिर उसके बाद सेल वॉल की फॉर्मेशन को भी डिस्कस किया। फिर इंपॉर्टेंट फॉर सिक्रीशन गम की सिक्रीशन है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीसेकेराइड की फॉर्मेशन है, लाइसोसोम फॉर्मेशन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये दोनों आपस में मिलकर क्या चीज सिंथेसाइज करते हैं? लाइसोसोम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि लाइसोसोम्स क्या हैं। एंड नेक्स्ट एक्रोसोम्स, जो स्पर्म है उसके हेड में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्रोसोम, जो टिप है उसको कहते हैं, उसकी फॉर्मेशन, और एग की आउटर मेम्ब्रेन जिसको विटलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं, उसकी भी फॉर्मेशन जो है वो यही करवाता है। लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट सा होमवर्क है, और ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ
Golgi bodies.